ये हमारा कंजंक्शन का लेक्चर नंबर 4 है। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने बहुत सारे कोरिलेटिव्स पेयर पढ़े थे। तो क्या क्या पढ़े थे याद होना चाहिए। क्या था, बोथ के साथ क्या यूज करना था, एंड बिटवीन के साथ कौन सा कंजंक्शन यूज होना था, एंड नाइदर के साथ कौन होना था, नॉर वेदर के साथ कौन सा कंजंक्शन यूज करना था। और इस प्रकार से हमने कोरिलेटिव पेयर्स पढ़े थे। क्या क्या थे, चलिए जरा उसको रिकैप करते थे। मैंने कहा था अगर मैंने वेदर लिखा इसके साथ और लिखूंगा। अगर हमने लिखा नो सूनर, क्या लिखा, नो सूनर, इसके साथ मैं देन यूज करूंगा, इसके साथ देन यूज करूंगा। अगर मैंने लिखा, क्या लिखा, मान लो नॉट लिखा या फिर कोई नेवर लिखा, तो इसके साथ भी और ही यूज करना है। उसके साथ बाद हमने बोला था, जैसे कि मैंने लिखा नॉट ओनली, इसके साथ हमको बट ऑल्सो ही यूज करना है। ठीक, उसके बाद हमने बताया था कि यदि आइदर है, आइदर के साथ और ही यूज करना है। उसके बाद मैंने बताया था लिस्ट, लिस्ट के साथ अगर कोई हमें यूज करना है तो क्या यूज करना है, शुड ही यूज करना है। उसके बाद मैंने बताया था कि अगर मैंने रैदर यूज किया है और उसके साथ हमें कोई कंजंक्शन यूज करना पड़े तो देन ही यूज करना है। उसके साथ हमने बताया कि मैंने जैसे अदर लिखा, अदर के साथ कोई कंजंक्शन यूज करना है तो देन ही यूज करना है। तो ये सब मैंने पढ़ाया था। ठीक, और भी बहुत सारे पढ़ाए थे, तो आपको याद हो गया होगा। तो आज इसी लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे और भी जो बचे हुए कोएटिव पेयर्स हैं उसको पढ़ेंगे। ठीक, और हमारा कंजंक्शन लेक्चर खत्म हो जाएगा। तो आज इसका लास्ट लेक्चर है, फिर हम लोग वोकैब स्टार्ट करेंगे। क्योंकि जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो सब हमने डिस्कस कर लिए, जैसे डिटर्मिनर्स हो गए, जो एडवर्ब के इन्वर्जन फॉर्म हो गए, जो जो नहीं पढ़ाया जाता है वो मैंने डिस्कस कर दिया। ही इज सच अ गुड मैन दैट everyone loves him, everyone loves him. He is such a good man that never tells lies, that never tells lies। ठीक, तो मैंने दो सेंटेंस लिखा। तो यहाँ हमें ये समझना है कि ये जो सच वर्ड है जो कि एक डिटर्मिनर है, इसके साथ कौन सा कंजंक्शन यूज किया जाएगा। ये जो सच है, सच है जो कि एक डिटर्मिनर है, इसके साथ हम एज भी यूज करते हैं और हम सच के साथ सम टाइम दैट कंजंक्शन भी यूज करते हैं। तो सच के साथ एज कब यूज किया जाता है हमें ये समझना है। तो मैंने जिस नाउन के लिए सच को यूज किया है, इसके लिए यूज किया है तो गुड मैन, इसके लिए यूज किया गुड मैन। तो अगर हम इस गुड मैन को कैटेगराइज करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं कि ये जो गुड मैन है, तो अगर कोई गुड है तो किस कैटेगरी का गुड है, तो उसको अगर हम कैटेगराइज करना चाहते हैं तो एज लिखेंगे। दूसरा, अगर हम उसको कैटेगराइज नहीं करना चाहते हैं बट हम ये बताना चाहते हैं कि उसके अंदर जो क्वालिटी है उसको स्ट्रेंथ करना चाहते हैं, उस पर इम्फेसिस करना चाहते हैं कि ये जो हम इसको जैसे बोल रहे हैं कि सच गुड मैन अच्छा है, तो ये अच्छा है, आपको इस पर स्ट्रेस डाल रहे हैं, उसमें कुछ और एक्स्ट्रा बात बता के उस बात पर स्ट्रेस डाल रहे हैं, तब हम दैट कंजंक्शन यूज करेंगे। ठीक, तो कब करेंगे इसको एज को, जब हम कैटेगराइज करेंगे। जब हम क्या करेंगे, जब हम कैटेगराइज करेंगे तो एज का यूज करना है। ठीक, और जब हमें उसके क्वालिटी को इम्फेसिस करना हो तो क्या यूज करेंगे,
जैसे मैंने लिखा ही इज सच अ गुड मैन, सच अ गुड मैन एज एवरीवन लव्स हिम, एवरीवन लव्स हिम। ठीक, तो यहाँ जो सेंटेंस देख रहे हैं, क्या हम ये बताना इसके कुछ कैटेगरी बना रहे हैं कि कुछ कैटेगरी का है? अब कैटेगरी क्या होता है जब दूसरा सेंटेंस पढ़ते हैं पता चल जाएगा। हम लिखे ही सच अ गुड मैन एज नेवर टेल अ लाई। जैसे हम बोलते हैं कि ये आदमी अच्छा है, मान लीजिए ग्रुप है, ये अच्छे आदमी का ग्रुप, हम बोलते हैं कि ये आदमी अच्छा है। क्यों अच्छा है? बोलते हैं कि वो झूठ नहीं बोलता है इसलिए अच्छा है। कोई आदमी बोलता है ये आदमी बहुत मेहनती है इसलिए अच्छा है। तो मान लो कोई ऑफिस में काम करता है, तो ऑफिस में जो आप वर्कर हो, एम्प्लॉय हो, तो जो मैनेजर आपसे खुश है, क्यों? आप बहुत अच्छे से काम करते हो, इवन चावलूसी करते हो, आपका मैनेजर आपसे खुश है, मतलब बहुत अच्छा एम्प्लॉय है, जो कहते हैं वो कर देता है। तो अच्छा जो है वो एक कैटेगरी है, किस टाइप के अच्छे आदमी हो। तो यहाँ में क्या किया कि ऐसा अच्छा है, तो वो जो अच्छाई है उसमें, ऐसा अच्छा आदमी है वो कभी झूठ नहीं बोलता। किस कैटेगरी का है? वो उस कैटेगरी का अच्छा आदमी जो झूठ नहीं बोलता। क्या हो जाएगा? एच। और यहाँ हम उसकी क्वालिटी पर स्ट्रेस कर रहे हैं, फेसिस कर रहे हैं, वो इतना अच्छा आदमी है कि उसको सब प्यार करते हैं। तो उसको हम, वो अच्छा है, कैसे अच्छा है? आप कैसे बोल सकते हो वो अच्छा आदमी है? बोलेगा ना ये जो गुड मैन था, बोले आप कैसे बोल सकते हो वो अच्छा आदमी था? बोले क्योंकि उससे सब प्यार करते हैं। तो यहाँ हमने क्या किया, उसको इम्फेसिस किया, स्ट्रेस किया। यहाँ क्या होता है? दैट एवरीवन लव्स यू। दूसरा हम कैसे पहचान सकते हैं? आप ये देखो कि ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। ये क्या दे रहा है? कंप्लीट है। ये क्या? कंप्लीट है। विदाउट दैट अगर नहीं भी रखे तो एवरीवन लव्स हिम, ये कंप्लीट क्लॉज है। यहाँ दैट नहीं भी लिखे तो भी ये क्या है? ये कंप्लीट क्लॉज। यहाँ दैट की कोई जरूरत, दैट जो है सिर्फ कनेक्ट करने का काम कर रहा है। इस सेंटेंस के लिए जो दैट है, नहीं सब्जेक्ट है नहीं ऑब्जेक्ट है। बट इस सेंटेंस को देखिए, नेवर टेल अ लाई, तो ये जो टेल्स जो वर्ब है, इस टेल्स वर्ब का सब्जेक्ट ही नहीं है। यहाँ इस टेल्स वर्ब का एज किसी तरह काम कर रहा है? सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। तो ये जो है इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट है। किसके बिना इनकम्प्लीट है? इस एज वर्ड के बिना ये इनकम्प्लीट है। तो यहाँ एज लिखेंगे तो ये सेंटेंस कंप्लीट होगा। तो इस क्लाउज के लिए एज क्या कर रहा है? सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। क्या है? यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन। हमें क्या पता था? जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो कंजंक्शन की तरह भी काम करता है, साथ ही साथ में उस क्लाउज में एज ए सब्जेक्ट या एज ए ऑब्जेक्ट भी काम करता है। यहाँ हमें, तो अगर हमको नहीं पता चला कि यहाँ किसी को कैटेगराइज करना है या फिर उसके क्वालिटी को इम्फेसिस करना है, तो दूसरा तरीका ये है, आप सेंटेंस को पढ़ो और देखो यहाँ हमें किसकी जरूरत है। क्या हमें सिर्फ एक कंजंक्शन चाहिए? अगर सिर्फ कंजंक्शन ही चाहिए, अगर सिर्फ कंजंक्शन ही चाहिए तो दैट लिखो, ये सिर्फ कंजंक्शन है। अगर हमको लगे यहाँ सिर्फ कंजंक्शन नहीं, हमको ऐसे एक रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए जो कि कनेक्ट भी कर रहा हो और सब्जेक्ट का भी काम कर रहा हो, तो सच के साथ एज लिखेंगे। ठीक, ये हमने समझ लिया। हो गया होगा। लिखा इट इज सच अ ट्रिकी क्वेश्चन, इट इज सच ट्रिकी क्वेश्चन डैश confuses confuses even
teachers. Dash confuses even teachers. It is such a tricky question that even teachers get confused. तो यहाँ मैंने लिखा है इट इज सच अ ट्रिकी क्वेश्चन दैट्स कंफ्यूज्ड इवन टीचर। तो यहाँ हम देख सकते हैं ये जो सेंटेंस है, ये कंफ्यूज जो वर्ब है, इसके लिए हमारे पास कोई सब्जेक्ट नहीं है, हमारे पास यहाँ एक सब्जेक्ट के साथ साथ एक कंजंक्शन भी चाहिए। हम क्या लिखेंगे? एज लिखेंगे। और दूसरे सेंटेंस को देखें, इट इज सच अ ट्रिकी क्वेश्चन डैश इवन टीचर कंफ्यूज। यहाँ जो टीचर ही सब्जेक्ट है किसका? गेट, जो कि एक लिंकिंग वर्ब है। ऑलरेडी हमारे पास सब्जेक्ट है तो हमारे पास एक सिर्फ कंजंक्शन चाहिए, तो क्या लिख देंगे? दैट लिख देंगे। ठीक, ये हो गया हमारे पास। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। I am as tall, so my friend. He is not so old like his friend. ये जो मैंने लिखा है टॉल, ये जो लिखा है ओल्ड, ये क्या है? एडजेक्टिव है। और इस एडजेक्टिव पे बेसिस पे हमने दो चीज़ों को कंपेयर किया। किसको कंपेयर किया? आई और माई फ्रेंड को आपस में कंपेयर कर रहे हैं, ही और हिज फ्रेंड को आपस में कंपेयर कर रहे हैं। आई एम एज टॉल सो एज माई फ्रेंड, हम कंपेयर करना चाह रहे हैं। टॉल और ओल्ड क्या है? एक एडजेक्टिव है जिसको यूज करके हम क्या करना चाह रहे हैं? कंपेयर करना चाह रहे हैं। ठीक, तो कंपेरिजन जो है तो हम ये कंपेयर करना चाह रहे हैं कि ये जो क्वालिटी है आई और माई फ्रेंड में, दोनों क्वालिटी बराबर है या नहीं है। तो एज के साथ जो है या तो हम एज यूज करेंगे या हम सो और एज यूज करेंगे। ऐसे पेयर बनता है। कैसे पेयर बनता है? ये एक पेयर है, ये हमेशा यूज किया जाता है निगेटिव मीनिंग में। इसको निगेटिव पॉजिटिव दोनों मीनिंग में यूज किया जा सकता है। तो ये स्ट्रक्चर क्या है? एज के साथ एज, जब हमें सिमिलर क्वालिटी को एक्सप्रेस करना हो या पॉजिटिव मीनिंग में करना हो चाहे नेगेटिव मीनिंग में करना हो, तो एज, ही इज एज टॉल एज माई फ्रेंड, क्या हो जाएगा? एज। ही इज नॉट सो ओल्ड लाइक डैश, एज तो लाइक लिखा है तो लाइक नहीं होगा, क्या होगा? एज हिज फ्रेंड। तो यहाँ थोड़ा नेगेटिव क्वालिटी में कर रहे हैं, तो नेगेटिव मीनिंग में एक्सप्रेस करना हो, नेगेटिव एक्सप्रेशन में हम लोग किसका यूज करते हैं? सो का यूज करते हैं।
ये सो के साथ एज यूज होता है, एज के साथ भी एज यूज हो जाता है। एज एज क्यों यूज करते हैं? हमने दो नाउन या दो प्रोनाउन को आपस में कंपेयर किया है, ये एक्सप्रेस करने के लिए, ये बताने के लिए कि इसमें जो क्वालिटी है टॉल का या फिर ओल्ड का, वो बराबर है या बराबर नहीं है। ठीक, तो अगर नेगेटिव एक्सप्रेशन है तो सो के साथ एज। अगर पॉजिटिव, अब हम चाहते हैं कि ये जो एज और एज का पेयर है, यहाँ हम एज भी लिख सकते हैं, ये दोनों ही एक्सप्रेशन में यूज हो सकता है, एज और एज का पेयर। सो और एज है, ये सिर्फ नेगेटिव एक्सप्रेशन में ही यूज किया जा सकता है। ठीक, तो यहाँ जो मैंने सेंटेंस लिखा है, इस सेंटेंस को अगर आप ठीक से पढ़ोगे, यहाँ दो सेंटेंस को कनेक्ट करके लिखा गया है। वो कौन सा दो सेंटेंस है? तो पहला सेंटेंस है ही इज वाइजर देन, ही इज वाइजर देन। क्योंकि आपने कंपैरेटिव डिग्री लिखा है तो आपको देन लिखना पड़ेगा। ही इज वाइजर देन यू। और दूसरा किसको मैंने कनेक्ट किया है? ही इज नॉट एज वाइज एज यू। ही इज नॉट एज वाइज एज यू। इस दो सेंटेंस को कनेक्ट किया गया है। तो चूंकि मैंने इस दो सेंटेंस को कनेक्ट किया तो आपको यहाँ क्या समझना है? ही इज वाइजर देन, यहाँ क्या होगा? ही इज वाइजर देन, या तो वो तुमसे क्या है? तेज है। इफ नॉट एज वाइज एज यू, अगर वो तुमसे ज्यादा तेज नहीं है, ही इज वाइजर देन, वो क्या है? वाइजर है, क्या? तुमसे ज्यादा तेज। इफ नॉट एज वाइज एज यू, तो ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर वो तुम्हारे जितना तेज नहीं है, अगर तुम बोलोगे मेरे जितना तेज नहीं, तो जरूर वो तुमसे ज्यादा तेज है। तो ऐसा बोलना चाह रहा है। ठीक, इसका मतलब ये है कि हम समझ गए कि यह देन होगा, क्योंकि हमने यहाँ कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया है। इसी सेंटेंस पर आधारित, इसी स्ट्रक्चर पर आधारित एक और सेंटेंस है, ही इज एज रिच, ही इज एज रिच, ही इज एज रिच और he is as rich or richer than you. He is as rich or richer than you. हमें क्या पता है? सिमिली स्ट्रक्चर हमने यूज किया है, सिमिली स्ट्रक्चर हमने यूज किया है, तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ क्या यूज हो जाएगा? ही इज एज रिच एज और रिचर देन यू। तो इसमें कौन सा दो सेंटेंस कनेक्ट हुआ है? He is richer than, he is not as rich as you। तो यहाँ मैं इस दो सेंटेंस को कनेक्ट किया गया है। तो ही इज एज रिच एज और रिचर देन यू। तो हमें इस स्ट्रक्चर को भी समझना है। ऐसे दो सेंटेंस को कनेक्ट करके एक सिंगल सेंटेंस बना दिया गया। यहाँ भी कौन सा दो सेंटेंस था? ही इज वाइजर देन यू, दूसरा क्या सेंटेंस था? ही इज एज वाइज एज यू। तो दोनों को कनेक्ट किया। इफ, जो कि एक कंडीशनल क्या है? कंजंक्शन है इसके साथ। तो क्या ही इज वाइजर देन यू, या तो वो क्या है? तुमसे तेज है, वो तुमसे तेज है। अगर नहीं, एज वाइज एज यू, अगर वो तुमसे, तुम्हारे जितना तेज नहीं है तो तुमसे ज्यादा तेज है। ठीक, यहाँ भी इस प्रकार से यहाँ कनेक्ट किया है। तो इस स्ट्रक्चर को भी आपको समझना है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, मैंने लिखा ही इज सो टायर्ड टू
walk anymore. He is so tired to walk anymore. ठीक, जैसे मैंने लिखा। अब ये जो सो है, टू है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, चलिए देखते हैं। इसका जो करेक्ट सेंटेंस है, तो फिलहाल गलत है। ये सो है, सो के साथ हम दैट क्लाउज यूज करते हैं। सो के साथ कौन सा क्लाउज यूज करते हैं, दैट क्लाउज। और टू के साथ हम यूज करते हैं टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये क्या है हमारा इन्फिनिटिव फ्रेज। इसमें क्या है कि नेगेटिव मीनिंग ऑलरेडी इंक्लूडेड। इसमें नेगेटिव मीनिंग पहले से क्या होता है, इंक्लूडेड होता है। नेगेटिव मीनिंग ऑलरेडी इंक्लूडेड, ये हम समझ गए। He is so tired to walk anymore, तो ऐसा हमने लिखा। अब सही कैसे करें, हमें कहा सो के साथ दैट क्लॉज यूज होता है, ठीक, और टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारे यूज होती है। यहाँ हम लिख सकते हैं कि यहाँ जो मीनिंग निकल रहा है, हम लिखा यहाँ कौन सा मीनिंग निकल रहा है कि ही इज सो टायर्ड, वो इतना मतलब थक गया है तो वो चल नहीं सकता है। तो हमें नेगेटिव मीनिंग चाहिए, और नेगेटिव मीनिंग कौन देता है, टू देता है, जहाँ टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। तो यहाँ क्या यूज होगा, तो इसका स्ट्रक्चर है ही इज टू टायर्ड टू वॉक एनीमोर। तो वो इतना थक गया है कि अब नहीं चल सकता है, वो इतना थक गया है कि अब नहीं चल सकता है, ठीक। ही इज टू टायर्ड टू वॉक एनीमोर, ये पहला हो गया। दूसरा अगर हम सो के साथ ही लिखना चाहते हैं और यहाँ नेगेटिव मीनिंग कन्वे करना है तो हम क्या लिख सकते हैं, ही इज सो टायर्ड दैट, हमें दैट क्लॉज के साथ लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, दैट क्लॉज यूज करना पड़ेगा, दैट ही कांट walk any that clause, that he can't walk anymore. He is so tired to walk anymore, वो इतना थक गया है कि आप क्या कर सकता है, नहीं चल सकता। He is so tired to walk anymore, ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि हम ये जो यहाँ जो मीनिंग कन्वे करना चाह रहे हैं वो पहला बात तो नेगेटिव है। दूसरा बात, ये जो सो है जो कि यहाँ एडवर्ब है, ये भी क्या है, एडवर्ब है, इसके साथ दैट क्लॉज यूज होता है, टू के साथ इन्फिनिटिव फ्रेज यूज होती है। तो सो के यूज करके अगर हम नेगेटिव मीनिंग कन्वे करना चाहे तो हम क्या लिखें, ही इज सो टायर्ड दैट ही कांट वॉक एनीमोर, या फिर हम लिखें ही इज टू टायर्ड टू वॉक एनीमोर। ये ऑलरेडी नॉट का मीनिंग दे रहा है, ठीक। ये हो गया। इसी पे कुछ सेंटेंस देखते हैं। ही इज टू वीक दैट he can't work hard, वो इतना कमजोर है कि कड़ी मेहनत क्या कर सकता है, नहीं कर सकता है। ये सेंटेंस सही है या गलत है, क्या होगा। अब अगर हम सेंटेंस को देखें, ये जो टू है ये ऑलरेडी नेगेटिव मीनिंग कन्वे कर रहा है, हमें दोबारा
नेगेटिव मीनिंग कन्वे करने की क्या जरूरत है? जब हम ग्रामेटिकल लॉजिकल पढ़ाते, ग्रामर वर्सेस लॉजिक पढ़ा रहे थे, इसमें भी हमने ये बताया था कि सेम वर्ड दोनों सेम मीनिंग कन्वे कर रहा है तो एक्स्ट्रा वर्ड को यूज नहीं करना। ये एक्स्ट्रा हो गया, ये भी नेगेटिव कर रहा है, ये भी नेगेटिव कर रहा है। उसके बाद जब मैं डिटर्मिनर पढ़ रहा था वहाँ भी ये बोला था कि हमें एक्स्ट्रा वर्ड यूज नहीं करना होता, कि पहले एक तो नेगेटिव कर ही रहा था, अब दूसरा और यूज कर लिए नेगेटिव कन्वे करने के लिए, जब हमें हार्डली, स्कारली, बैडली ये सब कुछ पढ़ा रहा था। ठीक, ये गलत हो गया, इसको सही कैसे करें? तो लिख सकते हैं ही इज क्या, पहला तो अगर इसी के साथ लिखना चाहते हैं, टू वीक टू वर्क हार्ड इन्फिनिटिव फ्रेज के साथ। दूसरा क्या लिख सकते हैं, अगर सो ही लिखना है, ही इज सो वीक दैट ही कांट वर्क हार्ड। इस प्रकार से हमें समझना है, ये सारे स्ट्रक्चर्स यूज किए जाते हैं। ये हो गया the man was so old that he can't run. The man was so old that he can't run. तो यहाँ में क्या लिखा है, was। तो was क्या है, पास्ट टेंस है। तो अगर पास्ट टेंस है तो यहाँ क्या यूज होगा, कुड नॉट। क्या यूज होगा, कुड नॉट। तो हमें क्या ध्यान रखना है, कि जो सो है, सो के साथ दैट क्लाउज यूज करना है, ये तो सही है, बट यहाँ कैन होगा, विल होगा, शुड होगा, मस्ट होगा, या फिर क्या होगा, वो डिपेंड करेगा कि वो टेंस क्या है, क्या हम कहना चाहते हैं उस पर। ये स्ट्रक्चर फिक्स नहीं है, कुड ही होगा या फिर कैन ही होगा। फिक्स क्या है, सो के साथ दैट यूज होगा। अगर हमें कंजंक्शन की जरूरत है, जैसे सो के साथ एज भी यूज होता है, जो हमने बताया है। ठीक, ये हमने समझ लिया। I am too glad to meet you. I am too glad to meet you. अब मान लो किसी आदमी का, अब स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर आप देखो, टू है, टू है, यानी इन्फिनिटिव फ्रेज भी है। आपको अभी तक जो हम पढ़े उस हिसाब से अगर सोचे, मैंने क्या कहा था, टू है और टू के साथ इन्फिनिटिव फ्रेज लिखते हैं, उस हिसाब से इसको सही होना चाहिए। बट आप इसका मीनिंग समझो, हम क्या कहना चाहते हैं, कि मैं इतना खुश हूँ, मैं इतना खुश हूँ कि मैं आपसे नहीं मिलना चाहता हूँ। क्या आप ये कहोगे किसी से आप गए, आप किसी के पास गए, आप बोले आई एम टू ग्लैड टू मीट यू, मतलब मैं इतना खुशी कि मैं तुमसे मिलना नहीं चाहता हूँ, आप ऐसा थोड़ी बोलोगे। तो ये जो मीनिंग है वो इलॉजिकल है। ये क्या है, इलॉजिकल है। आप किसी को आप ऐसा काहे बोलोगे, आप मिलोगे ही नहीं उससे। आप अगर आप खुश हो, आप किसी काम को करने के लिए खुश हो, तब वो काम करोगे। आप ऐसा थोड़ी बोलोगे कि मैं इतना खुश हूँ कि वो काम नहीं करूँगा। तो अगर आप खुश हो और आप क्या करोगे, वो आप काम करोगे। तो ये जो मैंने लिखा है वो गलत है, क्योंकि ये निगेटिव मीनिंग दे रहा है। आप खुश हो तो वो काम करोगे, ऐसा नहीं है कि आप खुश हो तो वो काम नहीं करोगे। तब सही कैसे करें, तो या तो आप सीधा ये लिख दो कि आई एम ग्लैड टू मीट यू, मुझे आपसे मिलकर
खुशी हुई, या फिर लिख दो कोई दूसरा, ये जो हमने एडवर्ब यूज किया इस एडवर्ब की जगह पे जो पॉजिटिव मीनिंग कन्वे करने वाला एडवर्ब है वो लिख दो, आई एम ग्लैड टू मीट यू, या फिर लिखो आई एम ग्लैड इनफ टू मीट यू। ये जो इनफ वर्ड है ये भी क्या है, एडवर्ब ऑफ डिग्री है, और इसको जब हम वर्ड कर यूज करते हैं किसी वर्ब को या फिर एडवर्ब को किसी को स्ट्रेस करने के लिए, तो इसको क्या लिखा जाता है, जिसको स्ट्रेस करते हैं उसको उसके बाद लिखा जाता है। वही जो वेरी है, टू है, अगर हम इसको यूज करते हैं किसी वर्ब को या एडजेक्टिव एडवर्ब को स्ट्रेस करने के लिए, तो ये उस वर्ड से पहले लिखा जाता है जिसको स्ट्रेस करना होता है। ये सब तो एडवर्ब में हमने पढ़ा जाता है। ये तीनों का तीनों सही है, ठीक, समझ गए। ऐसा नहीं है कि हम टू के साथ अगर हम इन्फिनेटिव फॉर्म लिख दिया किसी भी सिचुएशन में तो सही हो जाएगा। मैंने क्या कहा, तो आपके दिमाग में ये नहीं रखना कि अगर हमने टू वर्ड यूज किया है उसके साथ अगर इन्फिनेटिव फ्रेज लिख दें तो हमेशा सही हो जाएगा। तो हमें उसका मीनिंग भी देखना होगा, क्या वो नेगेटिव मीनिंग कन्वे कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये भी हमें देखना होता है। ये नहीं कि हमेशा कुछ भी लिख दे सही हो जाएगा। यह नेगेटिव मीनिंग हमें नहीं चाहिए था, ये गलत हो गया। तो अगर आप टू यूज कर रहे हो तो उसके साथ नेगेटिव मीनिंग अंडरस्टूड होना चाहिए। अगर जो अंडरस्टूड मीनिंग है वो पॉजिटिव है तो आप नहीं लिख सकते हो, अगर लिख दिए हो तो गलत है, ठीक। He is very poor to buy a car. He is too poor to buy a car. Sorry, he is too rich to buy a car. जैसे मैंने लिखा he is very poor to buy a car, ये जो मैंने very word लिखा है, हम क्या बोलना चाह रहे हैं, वो इतना गरीब है वो कार नहीं खरीद सकता है। ये नेगेटिव मीनिंग चाहिए तो वेरी वर्ड यूज नहीं करेंगे, यहाँ क्या यूज करेंगे, टू। ही इज टू रिच टू बाय ए कार, तो कोई अगर अमीर आदमी है तो क्या कर सकता है, कार खरीद सकता है, तो हमें पॉजिटिव मीनिंग चाहिए तो वेरी यूज करेंगे। तो टू जो है इसका हम यूज करते हैं नेगेटिव मीनिंग में, जो वेरी वर्ड है इसका हम यूज करते हैं पॉजिटिव मीनिंग में। इसका हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ना 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 ना। He is too inexperienced to select for this post। अगर हम देखें ये जो मैंने इन्फिनेटिव लिखा है, ये जो इन्फिनेटिव वर्ब लिखा है, इसका सब्जेक्ट कौन है, तो ये जो मैं लिखा ही इज, ये जो इज वर्ब है इसका भी सब्जेक्ट क्या है, सी है। तो इनएक्सपीरियंस्ड कौन है, इनएक्सपीरियंस है सी। सी क्या है, इनएक्सपीरियंस्ड है, और सी ही क्या कर रहा है, सी इज इनएक्सपीरियंस्ड टू सेलेक्ट फॉर दिस पोस्ट। अब ये जो मैंने इन्फिनेटिव वर्ब लिखा है, ये क्या है, इन्फिनेटिव वर्ब है। ये जो मैंने इन्फिनेटिव वर्ब लिखा है इसका सब्जेक्ट कौन है, इसका भी सब्जेक्ट ये सी ही है, क्योंकि इससे पहले हमने कोई ऐसा नाउन या प्रोनाउन नहीं लिखा है जो इसका सब्जेक्ट हो। तो जो मेन जो वर्ब है उसका जो सब्जेक्ट होगा, इस इन्फिनेटिव का भी सब्जेक्ट वही होगा। अब आप सोचो, आप खुद ही इनएक्सपीरियंस हो तो आप खुद को सेलेक्ट थोड़ी करो, आपको सेलेक्ट कोई और करेगा, आपको सेलेक्ट कोई और करेगा। तो यहाँ जो मीनिंग निकल रहा है कि वो खुद इनएक्सपीरियंस है और वो खुद को सेलेक्ट नहीं करेगा, तो ऐसा मीनिंग तो आपको सेलेक्ट कोई और करेगा। तो यहाँ जो ये मीनिंग दे रहा है वो एक्टिव दे रहा है, तो हमें यहाँ मीनिंग चाहिए पैसिव। वो इतना एक्सपीरियंस है कि उसको कोई सेलेक्ट नहीं करेगा, कोई और होगा जो इसको सेलेक्ट कर रहा होगा। तो यहाँ हमने जो एक्टिव मीनिंग दिया है, इस एक्टिव मीनिंग को कहाँ बदलना पड़ेगा, पैसिव में। तो इसको क्या कर देंगे, पैसिव में बदल देंगे। He is too experienced to be selected for this post। तो हमें इस बात को भी ध्यान रखना होता है। सिर्फ एक ही चीज को देखते हुए आप नहीं बोल सकते कि सही है, गलत है, क्या है, नहीं है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सी इज। अगर मान लो आपको ऐसे नहीं समझ आ रहा है
कि सर हमको नहीं समझ आया, तो मान लो इसको हम सो दैट के क्लॉज फॉर्म में लिखते हैं, क्या हो जाएगा, सी इज टू इन experienced, she is too inexperienced, इसलिए inexperienced है, that she can't select for this post। यहाँ क्या मीनिंग निकल रहा है, देखो क्या मीनिंग निकल रहा है, she is so inexperienced that she can't select for this post। इसका मीनिंग क्या निकल रहा है, she is so inexperienced that she cannot select for this post। ठीक, she is so inexperienced that she cannot select for this post। तो ये हमारा सेंटेंस है। अब देख रहे हो यही क्या है, यही बहुत ज़्यादा इनएक्सपीरियंस है और यही अपने आप को सेलेक्ट नहीं कर रहा था। हमें क्या चाहिए, यहाँ पैसिव मीनिंग चाहिए, तो क्या यूज करेंगे, बी। जिस प्रकार से यहाँ हमने बी यूज किया है, तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, बी। हमें क्या चाहिए, पैसिव मीनिंग चाहिए। तो अब ये क्या हो जाएगा, जैसे हमने बी लिखा ये हो गया पैसिव। तो इतना इनएक्सपीरियंस है कि उसे कोई सेलेक्ट नहीं करेगा। समझ गए, तो इसको एक तरीका और किसी भी लिख सकते हैं। जैसे ये जो मैंने लिखा, यहाँ क्या किया है मैंने, ये जो इन्फिनेटिव वर्ब है इसके लिए मैंने क्या किया था, कोई सब्जेक्ट नहीं लिखा था। अगर यहाँ इसका सब्जेक्ट जो था इज, इसका भी सब्जेक्ट सी ही था, और इस जो टू सेलेक्ट मैंने लिखा था, ये जो बी नहीं था इसके बाद जो टू सेलेक्ट लिखा था, इसका भी सब्जेक्ट सी ही था। अगर मैं इस सब्जेक्ट को बदल दूँ, इसके सब्जेक्ट को कोई और सब्जेक्ट बना दूँ, तब ये सही हो जाएगा। कैसे, अगर मैं ये लिखूँ, सी इज टू इन experienced, she is too inexperienced for us to select for this post। तो अब हमें यहाँ इसे पैसिव करने की जरूरत नहीं है, तो अब हमें यहाँ इसे पैसिव करने की जरूरत नहीं है। मैंने क्या लिखा, she is too inexperienced for us। ये जो us लिखा है, अब ये us इस select जो कि एक इन्फिनेटिव वर्ब है, इसका सब्जेक्ट बन गया, तो अब हमें इसे पैसिव करने की जरूरत नहीं है। तो ये इनएक्सपीरियंस है और जो अस है वो इसको सेलेक्ट नहीं कर सकता है। ठीक, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर हम चाहते हैं हम पैसिव नहीं करें, हमको क्या करना पड़ेगा, इन्फिनेटिव से पहले कोई उस इन्फिनेटिव के लिए सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, ताकि दोनों का सब्जेक्ट अलग अलग हो और मीनिंग जो चाहिए वही निकले। ये हो गया जी। अब दूसरा सेंटेंस अगर मैं लिखूं, क्या लिखूं कि दिस बॉक्स इज टू heavy to lift। This box is too heavy to lift। अब this box is too heavy to lift, ऐसा मैंने लिखा। अब this box है, too heavy है और to lift, ये जो to lift जो इन्फिनेटिव वर्ब है, इसका भी सब्जेक्ट क्या है, लिफ्ट ही है। हमें पता है ये जो बॉक्स है ये तो खुद को नहीं उठाएगा, इसको उठाने वाला कोई और होगा। तो यहाँ हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये बॉक्स इतना भारी है कि इसे उठाया नहीं जा सकता है। तो एक तो तरीका है कि आप इसे पैसिव कर दो, एक तो तरीका है कि आप इसे पैसिव कर दो, दूसरा इस इन्फिनेटिव फ्रेज के लिए या तो अलग से कोई ऑब्जेक्ट लिख दो। दो ही तरीका है।
अलग से कोई ऑब्जेक्ट लिखो या इसे पैसिव करो, क्योंकि बॉक्स जो है वो खुद को नहीं उठाएगा, बॉक्स को हम उठाएंगे, कोई पर्सन उठाएगा। तो दिस बॉक्स इज too heavy to be lift, या फिर दिस बॉक्स इज टू हैवी फॉर अस लिखो या फिर फॉर मी लिखो टू लिफ्ट, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये हमने समझा कि कैसे सही करना है। तो हमें इस बात को ध्यान रखना है कि अगर मैं टू के साथ इन्फिनिटिव फॉर्म लिख रहा हूँ तो ये जो टू से पहले जो मैंने सब्जेक्ट लिखा है, अगर उस इन्फिनिटिव वर्ब का सब्जेक्ट ये सेम सब्जेक्ट नहीं है, कोई और सब्जेक्ट है, तो हमें उसके लिए या तो अलग से कोई सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा या तो हमें उस इन्फिनिटिव को पैसिव फॉर्म में लिखना पड़ेगा। जैसे इस सेंटेंस को अगर हम देखें, दिस बॉक्स इज टू हैवी टू लिफ्ट, तो हमें क्या पता है ये जो मैंने टू से पहले वर्ब लिखा है इसका जो सब्जेक्ट है दिस बॉक्स, तो भारी कौन है, यह बॉक्स है। तो लेकिन बॉक्स तो खुद को नहीं उठाएगा, बॉक्स को उठाने वाला कोई और है। हमें क्या पता है ये जो टू लिफ्ट है ये कोई और करेगा, भारी जो है वो कोई और है। तो हमें यहाँ कौन सा मीनिंग चाहिए, पैसिव मीनिंग चाहिए, तो हमने इसको पैसिव बना दिया। दूसरा तरीका है, अगर हम पैसिव नहीं बनाना चाहते हैं तो इस लिफ्ट जो कि इन्फिनिटिव वर्ब इसके साथ कोई क्या लिख दो, फॉर प्रीपोजिशन के साथ कोई नाउन प्रोनाउन लिखो जो कि इसका सब्जेक्ट की तरह काम करेगा और ये हमें एक्टिव फॉर्म में भी सही हो जाएगा। ठीक, तो हो गया। तो ये जो कंजंक्शन चैप्टर है हमारा ये खत्म हो गया। तो अब से अगले क्लास में हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वोकैब। तब तक के लिए नमस्कार।